हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पर कंप्यूटर और मैथमेटिक्स के वीडियो आते हैं। तो अभी जो कंप्यूटर का सीरीज चल रहा है वो है प्रोग्रामिंग इन सी का। प्रोग्रामिंग इन सी में ये डे नंबर 17 का है। इसके पहले ऑल टुगेदर डे 16 तक के वीडियो आ चुके हैं। जिसको अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आई बटन में आ रहा होगा, प्लीज आप उसको पहले देख लो। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि ये प्रोग्रामिंग इन सी का इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के सिलेबस को आप देखोगे तो ये बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर करके डे बाय डे आपका आ रहा है। तो प्लीज आप इसको देखना और साथ ही साथ प्रेजेंटेशंस भी मैंने तैयार किया है, तो प्लीज आप उससे नोट्स भी तैयार करते चलना। साथ ही साथ जो लोग नए हो पहले क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आने वाली क्लासेस के अपकमिंग नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ जो लोग पुराने हैं प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक प्रोवाइड करो, व्यूज प्रोवाइड करो और कमेंट करना मत भूलना। चलते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे चैनल पर एट प्रेजेंट कौन कौन से कोर्सेस आ रहे हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोर्सेस एट प्रेजेंट ऑन माय चैनल। वन ऑफ देम इज प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स एंड द अनदर वन one of them is previous year mathematics and the another one is programming in C। ये previous year mathematics जो है ये कवर करता है रेलवे एसएससी के सारे एग्जामिनेशंस एज वेल एज स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन विद द कंपटीटिव अप्रोच, डायनामिक अप्रोच की कैसे कम समय में हम बनाते हैं। और साथ ही साथ प्रोग्रामिंग इन सी में जैसा कि मैंने बताया कि डे 16 तक वीडियो आ चुके हैं। आज का ये जो वीडियो है डे 17 का है, तो प्लीज आप इसको देखना मत भूलना और बताना कि कमेंट के थ्रू कि आपको कैसा लगा ये चीज। चलते हैं, आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास में हम लोग देखेंगे आज तीन चीजों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। पहला चीज होगा कि लाइफ टाइम और स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल का लाइफ टाइम और स्कोप क्या होता है उस चीज को हम डील करेंगे। दूसरा टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिखेगा रिटर्न वैल्यू एंड द थर्ड वन इज द एस्पेक्ट्स ऑफ द फंक्शन। हालांकि एस्पेक्ट्स ऑफ द फंक्शन क्या है क्या नहीं सब कुछ मैं बताऊंगा, वन बाय वन हम लोग तीनों टॉपिक को डील करेंगे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। तो ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप एंड लाइफ टाइम हियर, हम लोग पहले इसको समझते हैं कि आखिर ये स्कोप और लाइफ टाइम का मतलब होता क्या है। तो बेसिकली लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है पहले उसको समझते हैं। लाइफ टाइम ऑफ एनी वेरिएबल इज द टाइम फॉर विच द पर्टिकुलर वेरिएबल आउटलिव्स इन द मेमोरी ड्यूरिंग रनिंग द प्रोग्राम। विच मीन्स दैट कि जैसे हमारी लाइफ होती है, आपकी लाइफ होती है, उसी तरह से यहाँ वेरिएबल्स की भी लाइफ होती है। अब बोलोगे सर हम लोग तो लिविंग थिंग्स हैं, वेरिएबल तो कोई लिविंग थिंग्स है नहीं जो इसका लाइफ होगा। तो एक्चुअली यहाँ पर है क्या कि व्हेन वी रन अ प्रोग्राम तो मेमोरी का जो लाइफ होता है, कब तक है, कहां तक है, वो सारी चीज कौन बताता है, लाइफ ऑफ लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। विच मीन्स ये बताएगा कि कब तक उस वेरिएबल की अवेलेबिलिटी है, कब तक उसको एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि वो वेरिएबल मेमोरी में कब तक अवेलेबल रहेगा और उसके बाद वो क्या होगा क्या नहीं। तो जब तक मतलब उसकी लाइफ स्पैन क्या है वो चीज कौन बताएगा, लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। आते हैं हम लोग स्कोप के पास। अब सेकंड टॉपिक किसको समझते हैं, स्कोप। स्कोप क्या होता है और क्या नहीं। तो द स्कोप ऑफ एनी वेरिएबल इज द एक्चुअली अ सबसेट ऑफ अ लाइफ टाइम। तो जो हम लोग ने लाइफ टाइम देखा ये उसी का सबसेट है। अब मान लो कि मेमोरी में कोई वेरिएबल है तो उसकी लाइफ हमको पता है कि ये कब तक अवेलेबल रहेगा प्रोग्रामर के लिए। कोई मेमोरी मान लो कि इंट आई मैंने लिया, तो वो जो आई वेरिएबल लिया वो कब तक मेमोरी में तो है वो पता है, लेकिन प्रोग्रामर के लिए कब कब अवेलेबल रहेगा वो चीज, और उसी का स्कोप कि कब कब अवेलेबल रहेगा तो कहां कहां अवेलेबल रहेगा वो चीज के बारे में कौन बताता है, स्कोप। लाइफ टाइम क्या बताएगा कि वो कब अवेलेबल रहेगा, और रहेगा तो चलो पता चलिए कि हाँ यहां से यहां तक वो अवेलेबल रहेगा, लेकिन कहां अवेलेबल रहेगा वो चीज देखना है। दैट इज द लाइफ टाइम एंड द स्कोप ऑफ द वेरिएबल। इसको हम वाया प्रोग्राम में समझेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। क्या क्या कहता है, अ वेरिएबल मे बी इन द मेमोरी। देखो हो सकता है कि वो मेमोरी में हो बट मे नॉट बी एक्सेसिबल थ्रू। हो सकता है कि वो मेमोरी में हो लेकिन वो मतलब उसकी लाइफ टाइम है बट वो एक्सेसिबल नहीं है। क्यों एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि उसका भी एरिया होता है कि वो कहां पर अवेलेबल है और कहां पर अवेलेबल नहीं है। सो दैट एरिया ऑफ आवर प्रोग्राम वेयर वी कैन एक्चुअली एक्सेस आवर एंटिटी। एंटिटी यहां किसको कहा गया है, तो वेरिएबल इन दिस केस वेरिएबल को कहा गया है इज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल, कि किस एरिया में अवेलेबल है और किस एरिया में अवेलेबल नहीं है ये चीज बताना, और जिस एरिया में अवेलेबल है वही उसका कहलाता है स्कोप ऑफ द वेरिएबल। तो अगर कोई वेरिएबल मेमोरी में है तो कब कब वो अवेलेबल है और कहां कहां अवेलेबल है, दीज आर द लाइफ टाइम एंड स्कोप ऑफ द वेरिएबल। चलते हैं आगे और देखते हैं इसके बारे में और कुछ। तो स्कोप इज कैटेगराइज्ड एज, अब जो हम लोगों ने स्कोप को देखा, ये स्कोप जो है कैटेगराइज होता है तीन फॉर्म में, ग्लोबल, लोकल और फंक्शन स्कोप।
अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ग्लोबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल? ग्लोबल का मतलब ये होता है कि कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है, मतलब कि विद इन अ प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम में हम किसी भी सेक्शन में जाकर के उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। मान लो कि प्रोग्राम में 3 सेक्शन है, 1, 2 और 3, तो 3 से भी वो एक्सेस हो जाएगा, 2 से भी एक्सेस हो जाएगा, 1 से भी एक्सेस हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वेरिएबल। वही चीज लिखा हुआ है, व्हेन वेरिएबल इज डिफाइंड आउटसाइड ऑल द फंक्शन, इट इज द अवेलेबल टू ऑल द फंक्शंस of the program and all the blocks of the program contains। तो ये ब्लॉक्स क्या है, फंक्शंस क्या है, इसके पहले वाले वीडियो डेट 16 में बता चुका है। तो वही कह रहा है कि ग्लोबली सबसे पहले डिफाइन कहां करते हैं, तो सारे फंक्शंस के बाहर में, किसी फंक्शंस के अंदर में नहीं। अगर किसी फंक्शंस के बाहर में, यानी कोई फंक्शन के अंदर नहीं, डायरेक्ट हम लोग बाहर में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो कैसा डिक्लेरेशन होगा, ग्लोबल डिक्लेरेशन होगा। विच मीन्स दैट कि कोई भी फंक्शन, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, कोई भी ब्लॉक हो प्रोग्राम का, वो उसको एक्सेस कर सकता है। दूसरा हम देख रहे हैं लोकल स्कोप होता है, व्हेन वेरिएबल इज डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन और अ ब्लॉक, then it is locally accessible within the block and hence it is local variable। अब ये क्या करता है कि मान लो कि कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम के अंदर एक छोटा सा ब्लॉक है, या फिर कोई भी ब्लॉक है या फंक्शन है, उस ब्लॉक और फंक्शन के अंदर अगर कोई लोकल कोई वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, तो वो वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल। और वो केवल और केवल एक्सेसिबल होगा जिसके अंदर वो डिक्लेयर हुआ है। मान लो कि ये फंक्शन है, इसके अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, तो वो केवल और केवल इसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होगा। मान लो ये कोई ब्लॉक है, उसके अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, तो वो वेरिएबल का एक्सेसिबिलिटी केवल इसी ब्लॉक के अंदर का होगा। और चूंकि वो लोकली एक्सेसिबल रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लोकल स्कोप। व्हेन वेरिएबल इज पास्ड एज फॉर्मल आर्गुमेंट, इट इज सेड टू हैव फंक्शन स्कोप। अगर मान लो कि किसी फंक्शन के एज अ आर्गुमेंट हम कोई वेरिएबल पास कर रहे हैं, तो वो चीज क्या कहलाएगा, फंक्शन स्कोप कहलाएगा। तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू जस्ट अभी आपको समझाता हूं। तो ये रहा एग्जांपल आपके सामने, जहां पर ग्लोबल भी है, लोकल भी है और फंक्शन भी है। सबसे पहला यहां देखो, हेडर फाइल के बाद मैंने डायरेक्ट किसको कर दिया है, एक नया वेरिएबल लिया है ग्लोबल नाम का, इंटीजर डेटा टाइप के साथ, और उसमें वैल्यू क्या डाल दिया है, 100। चूंकि मैंने किसी फंक्शन या किसी ब्लॉक के अंदर इसको नहीं किया, तो ये कैसा है, ग्लोबल वेरिएबल है। और ये डबल स्लैश के बाद मैंने लिखा है, विच मींस कि ये कमेंट सेक्शन है, जो कि आपके समझने के लिए कंपाइलर रन नहीं करेगा, प्रोग्राम यही सेमीकोलन तक है। देयरआफ्टर मैंने क्या किया, एक मेन वेरिएबल लिया, मेन फंक्शन लिया, और मेन फंक्शन में मैंने क्या किया है, एक लोकल नाम का वेरिएबल लिया और इसको इनिशियलाइज किया विद द 10। डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो चूंकि मैंने देखो मेन के अंदर में एक वेरिएबल लिया है, तो ये वेरिएबल कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा लोकल वेरिएबल। और चूंकि इसको किसी के अंदर नहीं लिया था, तो ये कैसा कहलाएगा, ग्लोबल। तो लोकल और ग्लोबल दोनों हो गया। यहां पर मैंने क्या किया कि ये लोकल का एक्सेसिबिलिटी अगर चेक किया जाए, तो लोकल की एक्सेसिबिलिटी केवल इस मेन फंक्शन में ही होगी। तो देखो मैंने यहाँ लोकल को प्रिंट करा दिया और ग्लोबल को प्रिंट करा दिया। अब ग्लोबल की एक्सेसिबिलिटी यहाँ क्यों आई, क्योंकि ग्लोबल क्या है, ग्लोबली डिफाइंड है, उसको इसमें भी एक्सेस कर सकते हैं, इसमें भी, थ्रू आउट द प्रोग्राम हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। बट लोकल नाम के वेरिएबल को केवल मेन फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। दैट इज द लाइफ टाइम एंड स्कोप ऑफ द वेरिएबल। थर्ड वन क्या कर रहे हैं कि थर्ड मैंने यहाँ फंक्शन 1 को कॉल किया है। फंक्शन 1 यहाँ कॉलिंग है, तो फंक्शन 1 को कहीं ना कहीं तो डिफाइन होगा। तो ये रहा फंक्शन 1 का डेफिनेशन। यहाँ फंक्शन 1 में क्या कर रहा हूँ, एक इंटीजर लिया है i नाम का। तो ये चूंकि फंक्शन के अंदर है और फंक्शन की तरह यूज हो रहा है, फंक्शन में यूज हो रहा है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ ये क्या है, फंक्शन वेरिएबल है। और चूंकि डबल स्लैश के बाद है, तो ये क्या है, कमेंट है। इतना आपको पता ही होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से मैं ग्लोबल को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेस हो जाए। क्यों, क्योंकि ग्लोबल जो वेरिएबल है वो कैसा है, ग्लोबली है। क्यों, क्योंकि वो आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन के अंदर में डिफाइन नहीं हुआ है। और फिर मैंने किसको एक्सेस कर लिया, आई को एक्सेस कर लिया। तो देखो ग्लोबल दोनों जगह वहां प्रिंट हुआ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्यों, क्योंकि ये ग्लोबल था, लेकिन जो लोकल था वो यहाँ एक्सेस नहीं हुआ है। विच मीन्स दैट कि अगर इस लोकल को हम यहाँ प्रिंट करते हैं तो एरर आता, वो एक्सेस नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल था। तो इस चीज को आपको समझना है, दैट इज द स्कोप एंड लाइफ ऑफ टाइप ऑफ अ वेरिएबल। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रिटर्न वैल्यू। जैसा कि अभी तक डे 1 से डे 15 तक के सारे वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने प्रोग्रामिंग में लास्ट में रिटर्न 0 लिखा है। तो वो रिटर्न का मतलब क्या होता है, तो आइए उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले अ सी फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। समटाइम्स कोई फंक्शन जो होता है रिटर्न वैल्यू देता है और समटाइम्स नहीं देता है। जिस फंक्शन में रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहा है, वहां पर आपको फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या लिखना है, वॉइड। वही चीज बता रहा है कि आपको रिटर्न टाइप में क्या यूज करना है, वॉइड यूज करना है। जैसा कि ये वाला एग्जांपल में देखो, एग्जांपल विदाउट रिटर्न वैल्यू, इसमें कहीं रिटर्न है क्या, नहीं है। इस वजह से मैंने इसका रिटर्न टाइप क्या लिया है, वॉइड। और ये नॉर्मली हेलो कमेंट को प्रिंट कर रहा है।
लेकिन बट इफ इट डज, अगर वो रिटर्न वैल्यू प्रिंट कर रहा होगा, रिटर्न वैल्यू उसके अंदर होगा, वी मस्ट यूज द रिटर्न स्टेटमेंट, तो हमको रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा लाइक दैट। और ये रिटर्न स्टेटमेंट जो होगा वो क्या बोलता है, ऑल्सो एंड्स द फंक्शन एग्जीक्यूशन। ये रिटर्न स्टेटमेंट तो रिटर्न करता ही है फंक्शन के वैल्यू को, लेकिन ये क्या करता है, जो भी फंक्शन है उसको एंड भी करता है उसके एग्जीक्यूशन को। इसी कारण से कहा जा रहा है हेंस इट मस्ट बी द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ एनी फंक्शन। चूंकि ये एंड करता है एग्जीक्यूशन को किसी फंक्शन के, इसीलिए इसका पोजीशन कहां होना चाहिए, तो फंक्शन के सबसे लास्ट में इसका पोजीशन होना चाहिए। और चूंकि इसके फंक्शन के लास्ट में पोजीशन है, विच मींस दैट कि अगर आप रिटर्न के बाद कोई भी लाइन लिखोगे, इट won't be execute, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये बहुत छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि रिटर्न सबसे लास्ट में होता है और रिटर्न के बाद अगर कुछ लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो कॉन्सेप्ट जानो, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो क्या करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन को भी क्या करता है, स्टॉप करता है, टर्मिनेट करता है। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड टॉपिक जो हम आज देखने वाले थे आज की वीडियो में, दैट इज द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ फंक्शन। कि एस्पेक्ट्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। हालांकि ये आपके सिलेबस में आप चेक करोगे तो यहां से पॉइंट्स मिल जाएगा, लेकिन इसको क्या लिखे हुए हैं, कैटेगरी ऑफ फंक्शन, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। उसी चीज को कहते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ अ फंक्शन, क्योंकि कैटेगरी को मैंने टाइप के फॉर्म में पहले बता चुका है डे 15 के वीडियो में। टाइप दो टाइप के होते हैं जो कि मैंने बताया था, यूजर डिफाइंड और द लाइब्रेरी फंक्शंस वगैरह। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ फंक्शन में क्या है और क्या नहीं। तो एस्पेक्ट्स की बात करें तो यहाँ दो चीजें होती हैं, ध्यान से यहाँ समझो, एक होता है आर्ग्यूमेंट और एक होता है रिटर्न वैल्यू। तो किसी में कोई ऐसा फंक्शन जिसमें ना आर्ग्यूमेंट हो ना रिटर्न वैल्यू हो, पहला ये हो गया। कोई ये देखो मैं चार टाइप इसमें बताने वाला हूं, वही है 1 2 3 और 4। पहला हो गया कि ना उसमें आर्गुमेंट होगा ना रिटर्न वैल्यू होगा। दूसरा कहता है कि उसमें आर्गुमेंट नहीं होगा बट हो सकता है रिटर्न वैल्यू हो। तीसरा टाइप क्या होता है कि उसमें आर्गुमेंट होगा बट हो सकता है रिटर्न वैल्यू ना हो। और चौथा जो होता है वो होता है उसमें आर्गुमेंट भी होगा और रिटर्न वैल्यू भी होगा। तो ये टोटल ऑल टुगेदर चार कॉम्बिनेशन बनते हैं। वही चारों कॉम्बिनेशन को यहाँ मैंने लिखा है कि फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, विदाउट एंड विथ, विथ एंड विदाउट, एंड विथ एंड विथ। तो आप इस चीज को देख लेना। चलते हैं ये होता क्या है इस चीज को समझने हम प्रोग्राम्स के पास। प्रोग्राम्स देख लो, किस चीज का प्रोग्राम है वो मैंने ब्लैक कलर से आप देखोगे जहां मुझे जगह लगा है वहां मैंने डाल दिया है। एग्जांपल फॉर फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, मतलब कि ये वैसा वाला है जिसमें आर्गुमेंट और रिटर्न वैल्यू दोनों क्या है, नहीं है, ये दोनों इसके अंदर नहीं है। तो ऐसा प्रोग्राम हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो आर्गुमेंट क्या होता है, रिटर्न क्या होता है। आर्गुमेंट वो चीज होता है कि जब फंक्शन को आप कॉल करो तो देखो फंक्शन कॉलिंग है कहाँ, तो मैंने एक सम नाम का फंक्शन बनाया है और चूंकि ये सम नाम का फंक्शन है तो यहाँ देखो मैंने फंक्शन को कॉल किया है कहाँ पे, मेन फंक्शन के अंदर में। और जब फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर चूंकि मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया है, पैरेंथेसिस के अंदर कोई वैल्यू नहीं दिया है, यहीं पे आर्गुमेंट दिया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, आर्गुमेंट नहीं है। और अगर फंक्शन के डिफाइन में मैं कहीं भी, यहाँ देखो ये फंक्शन का डेफिनेशन है और इसमें रिटर्न स्टेटमेंट कहीं नहीं है, दैट मींस कि इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं है। तो ये प्रोग्राम है क्या क्या नहीं, आइए उसको समझ लेते हैं। एक मैंने वॉइड सम लिया, ये सम का डिक्लेरेशन है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने कर दिया कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स, हम दो नंबर को जोड़ने जा रहे हैं और किसको कॉल कर लिए हैं, सम फंक्शन को। तो ये क्या है, फंक्शन का डिक्लेरेशन, ये क्या है, फंक्शन का कॉलिंग, और ये पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये है फंक्शन का डेफिनेशन। तो कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कैसे कॉल करते हैं और कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये तीनों चीज यहाँ पर है। अब मैंने यहाँ क्या किया फंक्शन के अंदर में कि इंट ए बी और इंटर टू नंबर, दो नंबर को इनपुट करा लिया और उसको रीड कर दिया किसके थ्रू, वाया स्कैनफ। और प्रिंट क्या कर दिया, दोनों का जो प्लस करके आएगा उस दोनों का रेफरेंस %d के फॉर्म में उसको रिटर्न कर दिया। तो ये रिटर्न करेगा printf और यहाँ पे आ जाएगा द सम इज 34। देखो ये सम इज 34, क्यों, क्योंकि यहाँ सम को कॉल किया गया और सम यहाँ से इसको वैल्यू देगा। चलते हैं नेक्स्ट के पास, क्योंकि दोनों नहीं वाला हो चुका है तो अब जो होगा वो कौन सा होगा। तो देख लो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ये क्या कहता है कि फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, मतलब इस बार जो होगा आर्गुमेंट नहीं होगा बट रिटर्न वैल्यू होगा। तो अब इस चीज को हम लोग समझते हैं कि आर्गुमेंट नहीं बट रिटर्न वैल्यू। तो रिटर्न वैल्यू इसीलिए यहाँ देखो रिटर्न स्टेटमेंट को यूज किया गया है एट द एंड ऑफ द फंक्शन। क्यों एंड में करते हैं, क्यों नहीं, सब कुछ मैंने बताया है। और यहाँ चूंकि यहाँ पे देखो कि जब फंक्शन को कॉल किया जा रहा है तो फंक्शन कॉलिंग ये वाला है, फंक्शन डिक्लेरेशन ये वाला है और फंक्शन का डेफिनेशन ये वाला है। तो यहाँ पर देखो कि जब फंक्शन को कॉल किया जा रहा है तो इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया गया है, इसी वजह से हम कहते हैं आर्गुमेंट नहीं है। और चूंकि यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट है इसलिए कहते हैं रिटर्न वैल्यू है। यहाँ भी हम वही चीज करने जा रहे हैं, कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स को, बट ध्यान देना चूंकि यहाँ रिटर्न है तो यहाँ रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर।
यहाँ पे भी आप क्या करो, एक मिनट, ये टाइपो एरर है, टाइपिंग एरर हो जाता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन का डिक्लेरेशन और फंक्शन का डिफाइन के टाइम में जो हेडर होता है वो सेम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड हेडर एंड दिस रेस्ट ऑफ ऑल कॉल्ड फंक्शन बॉडी, तो हेडर भी सेम होता है। तो चूंकि इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, a प्लस बी को ये सम करके देगा, तो ये क्या इंटीजर है, इसीलिए डिक्लेरेशन में भी इंटीजर होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम आप देख लेना और बताना कि एग्जीक्यूट किया कि नहीं, आउटपुट मैंने दे रखा है। चलते हैं आगे नेक्स्ट के पास, और नेक्स्ट जो होने वाला है वो इस बार क्या होने वाला है, आर्गुमेंट और रिटर्न वैल्यू में आर्गुमेंट होगा और रिटर्न वैल्यू नहीं होगा। तो आइए इसको देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, ये वाला देख लो कि एग्जांपल फॉर द फंक्शन विथ आर्गुमेंट, मतलब आर्गुमेंट है लेकिन इसमें क्या नहीं है, विदाउट रिटर्न वैल्यू, कोई रिटर्न वैल्यू इसके अंदर नहीं है। आइए इस प्रोग्राम को देखते हैं। आर्गुमेंट है कहने का मतलब क्या है कि जब भी फंक्शन कॉल होगा, तो आइए देखते हैं फंक्शन कॉल कहाँ होगा। पहले फंक्शन कौन सा है, तो फंक्शन है एवरेज नाम का। चूंकि रिटर्न वैल्यू नहीं है तो उसका रिटर्न टाइप कैसा दे दिए हैं, वॉइड, क्योंकि क्या कह रहा है, रिटर्न वैल्यू नहीं है, तो रिटर्न वैल्यू क्या दे दिए, वॉइड। अब चूंकि इसमें क्या है, देखो एवरेज जो फंक्शन है इसमें यहाँ पे ये पास हुआ है PQRST, और ये PQRST जो पास हुआ है दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। तो इसी वजह से जब फंक्शन को मैंने डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे देख लो कि ये जो पास हुआ है ये है इसका पैरामीटर। तो जब फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो जो वहां पे पैरेंथेसिस के अंदर आता है वो कहलाता है पैरामीटर, एंड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग हम डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट के साथ उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, एंड दैट इज द आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन। तो अब आइए इस चीज को समझते हैं। मैंने क्या किया कि एवरेज जब भी होगा तो उसको 5 वैल्यूज के साथ कॉल करना है, मतलब एवरेज को जब भी आप कॉल करो तो 5 वैल्यूज के साथ, वो मैंने बता दिया कि ये पैरामीटर है इसका। और मैंने क्या कर दिया, एक मेन फंक्शन लिया और इसमें PQRST 5 वेरिएबल लिया, एक प्रिंटफ कर दिया कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 5 नंबर, पहला लाइन देख लो कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 5 नंबर आउटपुट में आ गया है। दूसरा एंटर 5 नंबर, एंटर 5 नंबर यूजर ने 5 नंबर डाला, 10 20 30 40 50, उसको रीड कैसे करेंगे, उसको रीड करेंगे स्कैनफ के थ्रू, यानी देखो 5 नंबर है इसलिए 5 रेफरेंस, 1 2 3 4 5, किसके लिए रिस्पेक्टिवली M% P यानी एड्रेस ऑफ P, एड्रेस ऑफ Q, एड्रेस ऑफ R, एड्रेस ऑफ S, एड्रेस ऑफ T, और ये पांचों में जाकर स्टोर हो जाएगा। P में होगा 10 10 20 30 40 50, PQRST में रिस्पेक्टिवली स्टोर हो जाएगा। देयर आफ्टर मैंने किसको कॉल कर दिया, एवरेज को, और कह रहा था पैरामीटर इसका कि जब भी एवरेज को कॉल करना 5 वैल्यूज के साथ करना, तो ये पांचों वैल्यूज के साथ मैंने कॉल किया। दीज आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स, दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। बार बार मैं कह रहा हूं, समझना अच्छी तरह से, दोनों में डिफरेंस क्या है, कंफ्यूज मत करना। देयर आफ्टर अब मैंने क्या किया कि जैसे ये फंक्शन कॉल होगा आएगा फंक्शन के डिफाइन के पास। फंक्शन डिफाइन क्या होगा, जो पैरामीटर है ये ABCDE, इसमें पांचों वैल्यू आ गया, कौन सा, PQRST वाला, और PQRST वाला जैसे वैल्यू ABCD में आया, ये पांचों को जोड़ा है और 5 से डिवाइड किया है, और वैल्यू को कहां लिया है, AVG नाम में। AVG क्या है, जस्ट एक वेरिएबल है, कैसा वेरिएबल है, फ्लोट वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एवरेज का जो वैल्यू आएगा वो डेसिमल में हो सकता है क्या है, इसलिए मैंने क्या लिया है, फ्लोट लिया है, एंड देयर आफ्टर उसको प्रिंट कर दिया है। प्रिंट क्या है, एवरेज ऑफ गिवन 5 नंबर इज, चूंकि फ्लोट है इसलिए यहां मैंने क्या लिया रेफरेंस में, %f। %f लेते हैं फ्लोट के लिए यानी डेसिमल वैल्यूज के लिए, %d लेते हैं इंटीजर्स के लिए, और %s लेते हैं स्ट्रिंग के लिए। इट्स ऑल अबाउट द कि जहां पर क्या होगा आपका विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। नाउ द लास्ट वन इज द व्हाट, कि अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल फॉर फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, मतलब इस बार आर्गुमेंट और रिटर्न वैल्यू दोनों आपका होगा। तो अब हम लोग इसको देख रहे हैं, ये चौथा एस्पेक्ट है कि कैसे हम लोग फंक्शन को यूज करते हैं, कॉल करते हैं वगैरह। तो यहां पर देखो कि मैंने क्या किया है, एक इवन ऑड नाम का एक फंक्शन लिया है, और चूंकि मैंने इवन ऑड के अंदर में बीच में अंडरस्कोर क्यों यूज किया है, क्योंकि मैंने लिटरल्स का जो भी नाम हम लोग यूज करते थे उसमें मैंने रूल बताया था कि जब भी दो अलग अलग नाम हो और बीच में स्पेस हो तो हम बीच में अंडरस्कोर यूज करते हैं दोनों को कंबाइन करने के लिए, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा, जो कि चैप्टर 1 में मैंने बताया है। और उसमें मैंने क्या पास कर दिया है, पैरामीटर इंटीजर, और डेटा टाइप भी कैसा है, इंटीजर। और मैंने क्या किया, एक n नाम का और एक फ्लैग नाम का दो वेरिएबल लिया, फ्लैग को 0 के साथ। सबसे पहला लाइन प्रिंट किया गया है टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड, यानी कि हम सबसे पहले चेक क्या करने जा रहे हैं, आउटपुट में सबसे पहला लाइन आएगा टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। आप चेक करो कि कौन सा नंबर इवन है या ऑड। तो पूछ रहा है कि जो नंबर को चेक करना है इंटर द नंबर, दूसरा स्टेटमेंट क्या आ गया, इंटर द नंबर। तो यूजर ने इनपुट किया, मान लो यहाँ पर क्या इनपुट किया, 100। तो यूजर ने इनपुट किया, उसको मैंने रीड कैसे किया है, स्कैनफ के थ्रू में, रेफरेंस %d, और चूंकि इंटीजर है तो चूंकि %d और यहाँ पे m%n, n में आके स्टोर हो गया, n क्या है, 100 है।
अब मैंने इवन ऑड वाले फंक्शन को कॉल किया है और विद द आर्गुमेंट व्हाट, विद द आर्गुमेंट n, दिस इज द आर्गुमेंट जो कि यहाँ पे है आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट हमने देख लिया, आर्गुमेंट क्या है, n है, और किसमें वो आके स्टोर होगा, फ्लैग में, फ्लैग में। ओके, चलो अब आते हैं कि ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है। तो ये तो डिक्लेरेशन है, फंक्शन का डिक्लेरेशन ये रहा। तो फंक्शन का डिफिनेशन कहाँ है, यहाँ। चूंकि यहाँ से नीचे मैं लिखता जगह नहीं था, इस वजह से मैंने कहाँ लिखा है, यहाँ पर। तो आप कॉपी में इसके जस्ट नीचे लिखना और पूरे प्रोग्राम को लिखने के बाद समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये प्रोग्राम क्या करेगा, रिटर्न टाइप इंटीजर इवन ऑड, और यहाँ पे पास क्या हुआ है, एक इंटीजर पास हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि इफ n मॉडुलस 2, जो भी n आया है इसमें, अगर वो n मॉडुलस 2 होगा। अब n मॉडुलस का मतलब क्या होता है, ये परसेंट नहीं है, मॉडुलस है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, इट विल गिव द रिमाइंडर वैल्यू, यानी कि अगर हम डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर वैल्यू आएगा ये वो चीज देगा। और जो रिमाइंडर अगर आएगा तो मैंने क्या किया है, डबल इक्वल टू, ये परसेंटेज डबल इक्वल टू सबके बारे में मैंने चैप्टर 1 में बताया है, डे 1 से लेकर डे 7 तक के वीडियो में आपको दिख जाएगा। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर किया, अगर रिमाइंडर 0 होगा यानी कि वो पूरी तरह से 2 से डिविजिबल है, और अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो क्या होगा, इवन होगा। तो वो अगर होगा तो रिटर्न ये क्या करेगा, 1। और अगर 1 आया, चलो पहले 1 के केस में आ जाते हैं, क्योंकि 100 है, 100 डिविजिबल हुआ, रिटर्न मतलब इक्वल टू 0 आया, और वो क्या दिया, 1, और 1 आया तो मैं फ्लैग का वैल्यू 1 हो गया। तो चेक कर रहा है, इफ यदि फ्लैग का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो ये चीज होगा। तो 0 के बराबर तो है नहीं, तो ये यहाँ सीधा कहाँ आ जाएगा, एल्स के पास, और प्रिंट क्या कर देगा, नंबर इज इवन। तो देखो वहां नंबर इज इवन प्रिंट किया है। अगर वहां पे मान लो 100 नहीं, मान लो 99 प्रिंट करते हैं, 99 वहां इनपुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या देता हुआ, एल्स में आता और रिटर्न क्या देता, 0। फ्लैग में आया 0, फ्लैग में 0 आएगा, फ्लैग इज इक्वल टू 0, यस ट्रू। तो ट्रू के केस में ये प्रिंट होता, नंबर इज ऑड। तो दोनों केस मैंने बता दिया। अब पूरा वीडियो चारों एक्सपेक्ट होने के बाद आप बताना कि ये कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ चाहते हो कि टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो और डेली वीडियोस आए, तो ज्यादा से ज्यादा व्यूज प्रोवाइड करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो वीडियो को। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।